नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है शिवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे इस जन्म कुंडली के ऊपर, यानी कि इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे और पता करेंगे कि जातक क्या करना चाहता है और क्या करेगा आगे, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, एजुकेशन कैसी रही है। तो ये जो जातक है वो उसका जो जन्म है वो 10 अक्टूबर 1995 में हुआ है और इसकी ये जो है कर्क लगन की कुंडली बनी है। कर्क लगन के मालिक चंद्रमा देवता होते हैं, वो 10वें भाव में है केतु देवता के साथ। ये एक ग्रहण योग बनता है और इस जन्म कुंडली में शुक्र देवता जो है वो तुला राशि के अंदर बैठे हैं चौथे भाव में, यानी कि मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग। और शुक्र जो है वो राहु के साथ है और मंगल भी है, यानी कि ये जो जन्म कुंडली है इसमें शुक्र राहु की युति है और चंद्र केतु की युति है। चंद्र केतु का एक ग्रहण योग माना जाता है और यहाँ पे तीसरे भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी बनता है। दोनों ही हस्ता नक्षत्र में है, तो काफी अच्छे भी हैं और काफी बुरे भी हैं। बुध यहाँ पे उच्च के हुए हैं और फिर यहाँ पे देखिए नवम भाव का जो मालिक है, यानी कि नवम भाव जो भाग्य का मालिक है वो पंचम भाव में बैठा है। तो गुरु बड़े ही योग कारक दिखाए जाते हैं इसमें। लेकिन हम जो जिस तरीके से इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे, मैं आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू दिखाऊंगा और सिग्निफिकेटरों के थ्रू कि ये रिजल्ट कैसे क्या बना है। यानी कि इस जन्म कुंडली में काफी सारी चीजें अच्छी है। यहाँ पे शनि जो है वो अष्टम भाव में बैठे हैं, जो अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो ये काफी अच्छा है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। क्योंकि शनि जो है वो अष्टम भाव में बैठने के कारण और अपने ही राशि में बैठे हैं, तो यानी कि ये अष्टम भाव के रिजल्टों में कमी लाएंगे। तो अष्टम भाव के रिजल्टों में कमी लाएंगे तो यानी कि इनको जो है शारीरिक परेशानियां, बीमारी, ये सब जो चीजें हैं ये इनमें कमी आएगी, तो वो काफी अच्छा रहेगा। तो ये शनि भी अच्छे हैं। और अब देखते हैं इस जन्म कुंडली के जो रिजल्ट है वो कैसे आएंगे। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इनके सिग्निफिकेटर, यानी कि और इनकी महादशा। तो सबसे पहले बात करेंगे इस जातक के नेचर के बारे में, स्वभाव के बारे में, कैसा है। बहुत ही लविंग केयरिंग स्वभाव है। कर्क लगन के जो जातक होते हैं वो बड़े ही भावुक होते हैं, अच्छे होते हैं और इनके जो स्वभाव होता है वो बड़ा ही एक तरह से केयरिंग वाला होता है। मतलब गुस्सा भी करते हैं तो थोड़ी सी देर में अपने आप ही मान जाते हैं और बोल लेते हैं कि भाई हमसे ये गलती हुई है, हम इसकी क्षमा मांगते हैं। और चंद्रमा जो है इसका 10वें भाव में बैठा है, तो यानी कि और केतु के साथ इसका जो है ग्रहण योग बन रहा है, तो इसका जो मन है वो विचलित रहता है। मन जो है कई बार घबराता है, कई बार अपने अपने आप ही अच्छे बुरे रिजल्ट आते मतलब मन में आ जाते हैं और जल्दी से आते हैं। यानी कि मान लीजिए ये जहाँ तक कहीं जा रहा है, कुछ नेगेटिव पॉइंट हो गया तो ये जल्दी से घबरा जाएगा, जल्दी से अपने अंदर ही थ्योरी बनाने शुरू कर देगा कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, या ये ऐसी घटनाएं हो जाएगी। तो ये जो चीज है ये कर्क लगन के जातकों के साथ होती है ज्यादातर, क्योंकि चंद्रमा इसका मालिक होता है और ये बड़ा ही मन से बड़ा ही कई बार कच्चा होता है। और फिर केतु जैसा जो ग्रह है वो इसके साथ आ जाए और ग्रहण योग बना दे, तो ये काफी हद तक बहुत ज्यादा घबराहट वाली स्थिति बना देता है। तो इसका स्वभाव भावुक है, लविंग है, थोड़ा सा घबराने वाला है, बाकी अच्छा रहता है। फिर देखते हैं इसकी जन्म कुंडली में इसका जो नवम भाव है, यानी कि जो पिता का कारक है, जो नवम भाव जो है, कई लोग इसको 10वें भाव को पिता का कारक मानते हैं, कुछ लोग नवम भाव को मानते हैं। मैं नवम भाव को काउंट करता हूं और नवम भाव का जो मालिक है वो पंचम भाव में बैठा है, यानी कि पिता के साथ बैठा है। बहुत ही अच्छा है, काफी अच्छा रिजल्ट देने के लायक बना है। क्योंकि जो जातक जो है वो मतलब इसका जो नॉलेज है, नॉलेज जो है वो पंचम भाव से आता है और पंचम भाव में गुरु महाराज बैठे हैं, ज्ञान के कारक हैं। और गुरु महाराज जो है वो नवम भाव, यानी कि अपने मतलब पिता के साथ है, पिता का नॉलेज, यानी कि इनको जो सपोर्ट मिलेगा वो पिता का ही नॉलेज मिलेगा। यानी कि जो बिजनेस होगा, यानी या जो व्यवसाय होगा, यानी कि बिजनेस देखिए चंद्रमा जो है वो कर्क जो राशि का जो मालिक है, यानी कि लग्न का जो मालिक है वो 10वें भाव में बैठा है, यानी कि चंद्रमा। और चंद्रमा जो है वो लग्नेश है, तो इसका मतलब है कि इसको फैमिली बिजनेस मिलेगा और पिता से नॉलेज मिलेगा, क्योंकि पिता का जो मालिक है
यानी कि पिता का जो घर का जो मालिक है, यानी 12 नंबर राशि आ रही है मीन राशि, इसका जो मालिक है वो गुरु होता है और वो पंचम भाव में बैठा है, यानी कि पिता ही इसका पहला गुरु होगा। यानी कि इसको जो बिजनेस मिलेगा वो पिता से ही मिलेगा, यानी फैमिली बिजनेस ही मिलेगा और काफी अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात, ये जो शनि है वो आप इनका देख सकते हो, आप अष्टम भाव में बैठा है और ये 7वें घर का भी मालिक है, यानी कि पार्टनरशिप का। तो पिता के साथ योग बनता है पार्टनरशिप करने का, और पिता के साथ ही इसका ये आपको नौकरी जैसा व्यवसाय मिलेगा, यानी कि पिता के साथ पिता का जो व्यवसाय है उसमें आप काम करोगे, तो ये एक तरह से नौकरी भी है, एक व्यवसाय भी है, क्योंकि 7वें घर का जो पार्टनरशिप का जो मालिक है वो शनि देवता है। शनि जो है वो नौकरी को सिग्निफाई करते हैं, और गुरु महाराज जो है वो छठे घर के भी मालिक हैं, जो नौकरी को भी सिग्निफाई करते हैं, और वो पंचम भाव में बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों तरह से काफी अच्छा है। अब हम बात करते हैं इसकी एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन कैसी रही होगी। एजुकेशन क्या, तो एजुकेशन के अंदर सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि चौथा भाव जो है वो प्राइम एजुकेशन, यानी कि 10th पास 12th पास, यानी कि इसकी देखिए 12th ये प्राइम एजुकेशन में शुक्र और राहु की युति बन रही है और मंगल भी है, और राहु जो यहाँ पे नेगेटिव ग्रह हैं, राहु जो है वो नेगेटिव ग्रह है और शुक्र के साथ आते हैं और मंगल के साथ भी आते हैं, तो यहाँ पे मंगल राहु का अंगारक योग बन जाता है। वैसे तो ये अंगारक योग काउंट नहीं होता है, क्योंकि मंगल जो है वो 28 डिग्री के हैं और राहु जो है वो 2 डिग्री का है, लेकिन शुक्र के साथ जो योग बनता है उसकी वजह से इनकी जो प्राइम एजुकेशन है वो कमजोर रह जाएगी, या जब इनका मेन जो प्राइम एजुकेशन का जो टाइम चल रहा होगा उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कोई नेगेटिव ग्रह तो नहीं आया होगा उस समय बड़ा अंतरदशा के साथ। तो यानी कि 95 का बर्थडे है, तो इसका जो आप मान सकते हो कि 2000 के लगभग 2005 या 7 के लगभग इसको 10th या 12th के अंदर मतलब इसकी एजुकेशन चल रही हो, तो उसकी क्या महादशा चल रही है। तो आप यहाँ पे देखिए इसकी जो महादशा है वो 99 से शुरू हुई है और 2019 तक शुक्र की चल रही है, बहुत ही अच्छी महादशा है। और शुक्र में इसका जो 10th और 12th पास करने का जो टाइम होगा वो होगा 2009 के लगभग। तो यहाँ पे गुरु चल रहा था, गुरु और राहु, तो राहु और गुरु को हमें देखना होगा कि राहु और गुरु कैसे हैं। अगर राहु और गुरु दोनों नेगेटिव है तो इसकी एजुकेशन वहां पे खराब हुई है, और वही मोड होगा जो इसको एजुकेशन में कहीं ना कहीं इधर उधर डालेगा। तो अब हम इसके सिग्निफिकेटर देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसका रिजल्ट कैसे आया। तो हम सबसे पहले देखते हैं राहु क्या देता है। तो हमारे पास ये एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम देखेंगे। तो राहु महाराज को देखते हैं, तो राहु महाराज जो हैं वो चौथे, 5वें और 10वें घर के रिजल्ट दे रहा है। और यहाँ पे गुरु को देखते हैं, तो गुरु जो है वो तीसरे, 5वें, 12वें, 9वें और 6ठे घर के रिजल्ट दे रहा है। तो यानी कि अगर हम गुरु महाराज को काउंट में करें, यानी कि इसकी जो प्राइम एजुकेशन है, मान लीजिए ये जो जातक है वो 95 में जन्मा है और 4 साल बाद में इसको स्कूल गया है, तो यानी कि 95 के बाद 4 साल यानी 99 में गया है, तो 99 से लेके 10th में आया है तब उसको 10 साल और 2 ये तो कम से कम इसका पीरियड होगा ये 2012, यानी कि ये मेन टाइम यही होगा इसका जो 10th और 12th का, यानी प्राइम एजुकेशन कंप्लीट होने का जो टाइम होगा वो 2009 से 2012 के लगभग ही होगा। तो उस पीरियड में इसको गुरु की अंतरदशा चल रही है। तो गुरु महाराज जो हैं वो तीसरे घर का रिजल्ट दे रहे हैं और 12वें घर का और 9वें घर का और 6ठे घर का। तो ये जो रिजल्ट हैं ये काफ़ी नेगेटिव आते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जो तीसरा घर जो है वो काफ़ी जो है मतलब प्राइम एजुकेशन को काटता है, यानी कि चौथा घर जो प्राइम एजुकेशन का है इसका जो 12वां घर है, यानी ये आपके सामने देखिए 7 नंबर जो लिखा है ये चौथा घर है, चौथा घर प्राइम एजुकेशन का, इसका जो 12वां घर है वो तीसरा घर है, यानी कि तीसरा घर सिग्निफाई कर रहा है गुरु। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो गुरु है वो प्राइम एजुकेशन को रोक रहा है, और 12वां घर जो है वो तीसरे घर को और ज्यादा मैलिफिक बना रहा है, और साथ में 6ठा घर है। तो 6ठा, 8वां और तीसरा, ये जब ग्रह जब आते हैं तो जातक को एजुकेशन के अंदर मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो छोड़ देता है एजुकेशन, उसकी एजुकेशन जो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ये 3 साल का पीरियड था, यानी कि जो गुरु जो चला था, यानी कि आपके सामने अगर मैं दिखाऊं विंशोत्तरी महादशा में,
ये जो गुरु का पीरियड चला था, ये चला था आपका 2012 तक चला है, 2009 से लेकर 2012 तक, यानी कि 2009 में स्टार्ट हुआ गुरु और 2012 तक चला है। तो यानी कि ये जो गुरु था कम से कम आपको 9, 10, 11 और 12 4 साल चला है, और 4 साल के अंदर इसने जो है पूरी एजुकेशन को खत्म कर दिया। तो यानी कि जातक की जो है वो प्राइम एजुकेशन ही रह गई है, क्योंकि 4 साल का पीरियड काफी लंबा होता है, जातक जो है वो निकाल नहीं पाता है। अगर छोटी अंतर्दशा होती, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य केतु ये इनकी अंतर्दशाएं होती, वो 1 साल की होती, तो 1 साल में जातक जो है फेल होके निकाल देता। 4 साल होता है उसमें, अगर वो 3 साल भी फेल हो गया तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है, फिर वो आगे एजुकेशन नहीं कर पाता है। तो यानी कि यहाँ पे जो गुरु था, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखें तो पंचम भाव में बैठा गुरु बहुत ही योग कारक होता है, क्योंकि एक तो नवम घर का मालिक है। यानी कि ये जो जातक है इसके जो आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा गया है, पहले 5वें और 9वें ये जो त्रिकोण होता है, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठ गया, ये बड़ा ही योग कारक एक राजयोग है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे गुरु ने नेगेटिविटी दिखाई है पूरी, गुरु ने एजुकेशन को खराब किया है। ये जो तरीका है, इसी से हम पता चल सकते हैं कि प्राइम एजुकेशन या कोई भी चीज है वो इवेंट है वो खराब कैसे हुआ है। तो हमने विंशोत्तरी दशा से पता लगाया कि वो टाइम कब चल रहा था, वो टाइम गुरु का चल रहा था, और उस टाइम को खराब किया है गुरु ने, क्योंकि गुरु वहां पे आपके सामने नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तीसरा घर जो है वो प्राइम एजुकेशन को रोकता है, 9वां घर मेलेफिक होता है, सॉरी 9वां नहीं 6ठा घर मेलेफिक है, उसके अंदर 12वां घर जो है वो भी मेलेफिक है। तो तीसरा 9वां और तीसरा 6ठा और 12वां ये जो है वो एजुकेशन को खराब कर देते हैं। तो उस वजह से इसकी जो एजुकेशन है वो खराब हुई है, और इसको जो मेन जो है अनकम्प्लीटेड होने का कारण वही है जुपिटर है। तो अब इस जन्म कुंडली में हमारे सामने है कि आगे की क्या अपॉर्चुनिटी है, और इसके जो है आगे के क्या भाव होने चाहिए, और कैसे इसका जो है आगे का मतलब पीरियड चलेगा, और इसके कैसे मतलब बिजनेस के भाव होंगे, और कौन सा ग्रह इसको काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी स्ट्रोंग रहेगा। तो सबसे पहले इसका जो कि वीनस की महादशा चल रही है, तो बिजनेस के लिए वीनस का जो है स्टोन काफ़ी अच्छा है। बिजनेस और वीनस का जो स्टोन है यानी शुक्र का जो स्टोन है वो इनको देखिए 4था और 11वां घर रिजल्ट सिग्निफाई करता है, और मंगल जो है वो 4था, 5वां और 10वां घर है, और चंद्रमा जो है वो 1ला और 10वां, यानी कि 10वां और 11वां घर एक सिग्निफाई हो रहा है, बहुत ही अच्छा, और 5वां भी। तो यानी कि बिजनेस के लिए और कामकाज के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, ये सब जो है इन सब में शुक्र जो है सबसे योग कारक ग्रह है। इस जन्म कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह शुक्र है। और उसके बाद देखिए सूर्य भी इसमें बहुत योग कारक है, क्योंकि सूर्य भी 10वें और 11वें घर का रिजल्ट है, तो सूर्य भी बड़ा योग कारक है। इसमें चंद्रमा भी काफी अच्छा है? और इसमें अगर और ग्रह देखा जाए काफी अच्छा, तो मंगल जो है वो काफी अच्छा है इसमें, क्योंकि मंगल जो है 4थे, 5वें और 10वें घर का रिजल्ट देता है, गुरु के नक्षत्र में है, तो गुरु 5वें, 9वें, 5वें, 6ठे और 9वें घर का है, और साथ में शुक्र का। ये जो कुंडली है ये हम कह सकते हैं कि ये शुक्र प्रधान कुंडली है। ये जो जातक है वो शुक्र की ग्रहों से, नक्षत्रों से, शुक्र के उप नक्षत्रों से कंप्लीट हुआ है। यानी कि ये जो कुंडली है इसका सारा जो रिजल्ट है वो शुक्र से बना है। इस जातक को हम रिकमेंड करते हैं कि ये शुक्र का स्टोन पहने, या सूर्य का स्टोन पहने, या मंगल का पहने। सबसे पहले शुक्र का पहने, क्योंकि शुक्र का काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद इसको रूबी, एक जो है सूर्य का रत्न आता है, रूबी रत्न पहनना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो अंतर्दशा है 2019 के बाद वो सूर्य देवता की आएगी, और सूर्य देवता जो है वो मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे योग कारक ग्रह हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस जन्म कुंडली की, कि इनको काफी अच्छे 3 ग्रह हैं, काफी अच्छा रिजल्ट बन सकता है, उन्हीं का पहने। और एक इस कुंडली में एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको, कि ये जो जातक है इसके आप देखेंगे कि अष्टम भाव में शनि बैठा है। अष्टम भाव में जब शनि बैठा हो, या फिर दूसरे भाव में हो शनि, राहु, केतु, या 12वें भाव में हो, यानी कि दूसरा, 12वां और 8वां, इन भावों में अगर शनि, राहु, केतु होते हैं तो जातक जो है वो ऑकल्ट साइंस की तरफ ज्यादा जाता है। यानी कि जातक जो है वो ज्योतिष विद्याओं की सीखने की कोशिश करता है, ज्योतिष विद्याओं पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, या ज्योतिष विद्या ही नहीं, जैसे तांत्रिक विद्या है, और गुप्त विद्याएं होती है, जैसे तांत्रिक है, वास्तु है, और रेकी है, और कलर थेरेपी है, जो भी चीज है जो मतलब साइंस से रिलेटेड है, जो ऑकल्ट साइंस से है, यानी कि
तांत्रिक है, गुप्त विद्याएं हैं, यानी कि जो भी गुप्त विद्याएं हैं वो सब जो चीजें हैं वो शनि राहु केतु के अधीन आती है। और दूसरे भाव में जो परिवार का भाव होता है वहां पे अगर हो, या फिर 12वें भाव में जो मेडिटेशन का भाव है, या 8वां भाव है जो ऐसी गुप्त विद्याओं का भाव, इनमें अगर शनि राहु केतु हो, इनका देखिए शनि यहाँ पे बैठा है तो काफी अच्छा सिग्निफाई करता है। फिर गुरु के नक्षत्रों उप नक्षत्र में गुरु जो है वो 12वें घर को भी एक तरह से सिग्निफाई कर देता है, और छठे घर को भी करता है, और 9वें घर को भी करता है। 9वां घर जो है वो हायर एजुकेशन का है। यानी कि अगर हम शनि को देखें तो देखिए इसके रिजल्ट बताता हूं मैं आपको। उसमें ये जो शनि है वो 7वें और 8वें घर को सिग्निफाई करता है। जुपिटर के नक्षत्रों में है तो जुपिटर जो है वो 5वें, छठे और 9वें को सिग्निफाई करता है। और केतु के उप नक्षत्र में, यानी कि यहाँ पे अगर गुरु को देखें तो 9वां और छठा घर, तो 9वां घर जो है वो हायर एजुकेशन का है, 5वां जो है वो एजुकेशन का है, और शनि जो अष्टम घर को सिग्निफाई कर रहा है, यानी 5वां जो है विद्या है, छठा जो इंटेलिजेंसी है 5वां, 9वां जो है वो आपका हायर एजुकेशन है, यानी कि उसके अंदर और डीप जाने को, और 8वां जो है अष्टम भाव है ही गुप्त विद्याओं का, यानी 5वें घर को 8वें घर का 5वें से संबंध बन रहा है, यानी कि इसकी इंटेलिजेंसी अष्टम घर की तरफ जाके 9वें घर की तरफ से जा रही है। यानी कि 9वें घर की तरफ से का मतलब हुआ कि हायर एजुकेशन, यानी इसकी डीप एनालिसिस, यानी कि ज्योतिष विद्याओं में इसकी जो गणना है काफी अंदर तक जाने की कोशिश हो रही है। फिर केतु के उप नक्षत्र में, तो केतु है ही ऐसा ग्रह, केतु बड़े बड़ों को ज्योतिष सिखा देता है, तो केतु जो है वो भी 10th और 11 भाव को सिग्निफाई करता है अष्टम के साथ, यानी कि ये भी इसमें सपोर्ट कर रहा है। तो इसका जो शनि है वो इसी टाइप का है, इसको हायर एजुकेशन में दे रहा है। अब इस जन्म कुंडली के मैं एक और इंटरेस्टिंग पहलू बता देता हूं कि यानी कि इसका जो पंचम भाव है, यानी कि वो बड़ा ही हाईलाइटेड हो रहा है। इस जन्म कुंडली का हाईलाइटेड भाव जो है वो पंचम है। देखिए पंचम भाव केतु भी सिग्निफाई करता है, उसका जो स्टार लोड है वो भी सिग्निफाई करता है, वो सब लोड नहीं कर रहा। और वीनस में देखिए शुक्र में उसका जो स्टार लोड है वो भी सिग्निफाई करता है। सूर्य का कोई भी स्टार लोड नहीं कर रहा है। और चंद्रमा में देखिए आपका इसका स्टार लोड जो है वो 5वां भाव सिग्निफाई करता है, और सब लोड में भी 5वां भाव, और मंगल में 5वां भाव, गुरु भी 5वां भाव कर रहा है, और राहु का भी सिग्निफिकेटर 5वां भाव है, और उसका स्टार लोड मंगल है वो भी 5वां भाव सिग्निफाई कर रहा है, और जुपिटर भी 5वां भाव सिग्निफाई कर रहा है, और सैटर्न भी जो उसका जो स्टार लोड है जुपिटर वो भी 5वां भाव सिग्निफाई करता है। केतु जो इसका सब लोड है वो भी 5वां भाव सिग्निफाई करता है, और बुध भी यहाँ पे जो है उसका जो सब लोड है वो 5वां भाव सिग्निफाई करता है। यानी कि इस जन्म कुंडली में पंचम भाव बहुत जाता है, यानी कि इंटेलिजेंसी खूब है। और इसकी जातक की जो एजुकेशन का भी भाव 5वां होता है, तो यानी कि इस जातक की एजुकेशन कभी खत्म नहीं होगी, यानी कि इसका मतलब ये पढ़ता ही जाएगा, चाहे कुछ भी विद्याएं पढ़े। आज ज्योतिष कर ले, कल वास्तु कर लेगा, कभी कुछ कर लेगा, मतलब इसकी एजुकेशन के भाव जो है, इसकी इंटेलिजेंसी के जो भाव है वो कभी खत्म नहीं होंगे। मतलब कई बार लोगों को देखा होगा कि उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो पढ़ाई में वापस उसका योग नहीं बनता है, बस वो कामकाज में रहता है। लेकिन इस जातक का 5वां भाव इतना हाईलाइटेड है कि इसको हमेशा ही एजुकेशन से मतलब कनेक्ट ही रहेगा, कभी कुछ पढ़ रहा है, कभी कुछ पढ़ रहा है, कभी किसी चीज में है। तो यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस जन्म कुंडली के अंदर ये जो जातक है इसकी एजुकेशन में मतलब यानी काफी इंटरेस्ट रहेगा, हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ने में रहेगा। अभी जो है इसका अष्टम भाव के अंदर शनि बैठा है, तो इसको ज्योतिष में काफी मतलब इंटरेस्ट आया है, और बुध भी चल रहा है तो वो भी जो है वो 12वें घर का सिग्निफिकेटर है, तो यानी कि इसको काफी इंटरेस्ट रहता है इसमें। तो ये जो चीजें हैं काफी इंटरेस्टिंग है। इस जन्म कुंडली में काफी सारी चीजें मैंने बताई, और कई चीजें हैं जो उनको और भी फलित करने की जरूरत है। तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इनको मतलब सूक्ष्म तरीके से ही बता पाया हूँ। कुछ चीजों में आपको कमी लग सकती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों।